नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं 5 किलर बैक्टीरिया की। जी हाँ, एक रिपोर्ट आई है लैंसेट की जो ये बताती है कि भारत में ऐसे 5 किलर बैक्टीरिया हैं जिन्होंने सन 2019 का ये आंकड़ा वो देते हैं और कहते हैं कि करीब 7 लाख लोगों की जान ले ली है। हम तो कोरोना वायरस को ही मान रहे थे कि एक डेडली वायरस आ गया है जो इतनी जानें ले रहा है, जिसने हमारी जिंदगियां रोक दी है, लेकिन ये 5 बैक्टीरिया ऐसे जिन्होंने एक साल के अंदर 7 लाख जानों को लील लिया, तो ये कितने खतरनाक होंगे और इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं, हमें कितना सावधान रहना चाहिए। क्या ये बैक्टीरिया इस हद तक जानलेवा है कि कोई इलाज इन्हें ठीक नहीं कर सकता, कोई इलाज इन्हें सही नहीं कर सकता। आखिर आप और हम इससे कैसे बच सकते हैं और उनका पता कैसे लगाया जा सकता है, सारे सवाल आज महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि रिपोर्ट आ रही है लैंसेट की तरफ से। इस पर डिटेल में बातचीत होगी, एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन रिपोर्ट की कुछ और चीजें देख लेते हैं। कौन से हैं ये बैक्टीरिया और क्या कर रहे हैं, जाने आखिर क्यों जा रही है, किस तरीके से जा रही है। देखते हैं क्या कहती है लैंसेट की ये रिपोर्ट। देखिए, 5 बैक्टीरिया लाखों मौतें। भारत में 5 बैक्टीरिया हैं जो जानलेवा हैं। कौन से हैं ये बैक्टीरिया और क्या कर रहे हैं? 2019 में इन 5 बैक्टीरिया की वजह से भारत में करीब 7 लाख 6.8 लाख मौतें हैं। इन्हें करीब 7 लाख का ये आंकड़ा है। 33 बैक्टीरिया से कुल ऑलमोस्ट 14 लाख के आसपास इसमें मौतें हैं। 13.7 लाख मौतें ये 33 बैक्टीरिया की फैमिली कर रही है। दुनिया में 33 बैक्टीरिया से करीब 77 लाख मौतें। ये एक साल के अंदर का आंकड़ा है, ध्यान दीजिएगा, एक साल के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। दुनिया में 5 बैक्टीरिया से करीब 40 लाख मौत, यानी कि कुल 4-5 बैक्टीरिया मिलाकर पूरी दुनिया में इतनी जान ले रहे हैं, इतने लोगों को मार रहे हैं। और ये भारत में भी एक साल के अंदर करीब 7 से 8 लाख लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो ये क्या है? देखिए, वैसे तो हमने नाम भी दिए हैं यहाँ आपके लिए। ई कॉइल, इससे होता क्या है? डायरिया, निमोनिया जैसी बीमारी, और ये करीब 1.5 लाख से ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार है। एस निमोनिया, इससे सेप्सिस और निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारियां और करीब 1.5 लाख मौतों के लिए ये भी जिम्मेदार। के निमोनिया, ए ऑरियस और बी और ए बोमानी, ये जो नीचे के 2 नाम हैं, इनसे फूड पॉइजनिंग, बोन इन्फेक्शन, निमोनिया, ब्लड इन्फेक्शन, और ये 1 लाख, दोनों ही 1 लाख से ज्यादा मौतों के जिम्मेदार। एस और इससे फूड पॉइजनिंग और बोन इन्फेक्शन करीब 1.25 लाख मौतों के लिए ये जिम्मेदार। तो ये 5 बैक्टीरिया मिलकर आखिर कैसे इतने लोगों की जान ले रहे हैं? हमने तो, जैसा मैंने कहा, कोरोना में सुना कि इतनी खतरनाक वायरस, फिर भी इतनी जाने नहीं गई जितनी इन वायरस ने चुपचाप से ले ली एक साल के अंदर। तो चलिए इसी पे आज चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों से जानेंगे कि आखिर ये बैक्टीरिया कैसे इतना मौत का तांडव हमारे बीच में मचा रहे हैं और उनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। हमारे साथ है सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन मेडिसिन डॉक्टर SP ब्योत्रा, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट इन्फेक्शन डिजीज डॉक्टर जतिन आहूजा और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर ब्योत्रा, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। लैंसेट की रिपोर्ट, 5 बैक्टीरिया और लाखों जाने। सर, एज अ लेमैन मुझे तो थोड़ा आश्चर्य हो रहा है क्योंकि हम तो कोरोना को ही वो बड़ा किलर मान रहे थे, लेकिन एक 5 बैक्टीरिया मिलके औसत एक साल में 6 से 7 लाख लोगों को मार रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इन दो आजकल भी अभी भी जो डेवलपिंग कंट्री जितने भी हैं, इनमें अभी भी इन्फेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट काज है डेथ का। जबकि जो डेवलप कंट्री जैसे यूरोप, USA है, उसमें सबसे ज़्यादा काजन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, कैंसर। लेकिन अभी डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया जैसे कंट्री हैं, आज भी सबसे जो लार्जेस्ट काज जो है डेथ का, मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी जिसको कहते हैं, इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन बहुत सारे हम दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट जो TB के पेशेंट इंडिया में होते हैं। ये तो क्रॉनिक डिजीज़ हो गई हैं, बहुत सारी TB है, और देन इसके अलावा टेटनस एंड वो देख, अब ये 5 जो बीमारियां जो बहुत मोर्टेलिटी जिनकी बहुत हाई है, मोर्टेलिटी मीन जिनके डेथ बेहद कॉमन हो जाती है, जिसमें अभी आपने नाम लिया है, स्टेप निमोनिया होता है, क्लैप्सुलर निमोनिया होती है, एक स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, एबोमानी जिसको आप कहते हैं, एसिनोबैक्टर होता है, ये डिजीज़ होता है।
तो ये एंड ई कोलाई, ये सारियाँ बीमारियाँ हैं। कुछ तो मुंह के रास्ते अंदर जाने से हो सकती हैं लोग, नंबर 2 रेस्पिरेटरी से होता है, कहीं हमारे बॉडी में चोट लग जाती है, कहीं चोट, कहीं से कोई काट जाता है, कोई चीज़ इंसेक्ट बाइट, हम ऊपर उंगली, गंदी उंगली लगा लेते हैं, उससे इन्फेक्शन बॉडी के अंदर चला जाता है। और इन्फेक्शन एक बार बॉडी के अंदर चला जाता है, अगर तो लंग्स में जाए तो उसको लंग्स का इन्फेक्शन, निमोनियाज हो जाते हैं। इंटेस्टाइन में जाता है तो इंट्रास्टर्स कहते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग टाइप जिसके कहते हैं, जो एक्यूट अगर बहुत सीवियर हो तो इसके बाद सेप्सिस मतलब हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है और उसके टॉक्सिन भी बनना शुरू हो जाते हैं। सेप्सिस जो एक सबसे खतरनाक को चीज़ होती है, और ये इसके लिए जो हमारे स्टेप निमोनी, क्लैप्सुला निमोनी होती हैं। ई कोलाई जो है डायरिया भी हो जाता है ई कोलाई बच्चों में, और बड़ों में यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके अलावा जैसे मैंने बहुत सारी अभी आजकल गर्मियों में आते हैं तो साल्मोनेला इन्फेक्शन कहते हैं, जिसको टाइफाइड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो भी बहुत सारा हमारे कंट्री में, उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। एंड देन अनदर बहुत अभी जो सीरियस, सबसे वन ऑफ द सीरियस वी कॉल एसिनोबैक्टर बोमाने। ये एसिनोबैक्टर जो है, इसको एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। चाहे हॉस्पिटल, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पड़े होते हैं, साइल में ही होते हैं, और चाहे ये हॉस्पिटल में मिलता है, ये नॉर्मली ऐसे नहीं होता है। और जिसका बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, खासकर अभी कोविड देखा पिछले साल, कोविड के बाद लोगों को, बहुत सारे लोगों को निमोनिया होता था, उसके बाद स्टेरॉइड भी देने पड़ते थे, बॉडी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। और उन लोगों को एबोमाइनिजन, एसिनोबैक्टर इन्फेक्शन, जो कि बहुत रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म तरह होता है, इसके इफेक्ट मेडिकेशन बहुत कम होती है। जो आपने जो 5 जो नाम गिने हैं हमने सारे, अभी भी ई कोलाई भी वो रेजिस्टेंट होता है, स्टेफ निमोनिया होता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, एंड एसिनोबैक्टर। अब एक और हमारी अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि हमारे ऑन दी काउंटर मेडिकेशन बहुत मिल जाती हैं, लोग जाते हैं केमिस्ट यही सवाल डॉक्टर साहब मेरे मन में था। मैं डॉक्टर जतिन आहूजा साहब के पास जा रहा हूं कि डॉक्टर आहूजा, कोरोना वायरस में तो हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी या मजबूरी थी कि कोई इलाज उसका नहीं था आपके पास, लेकिन ये तो सारी बीमारियां, चाहे निमोनिया हो चाहे सेप्सिस हो, इनके इलाज तो जितना हम समझते हैं हमारे पास है, फिर भी इतनी मौतें। थैंक यू विपिन जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखो सर, इलाज इसका है, बट जिस तरीके से बैक्टीरिया अपने आप को चेंज करता जा रहा है, बैक्टीरिया बहुत ही स्मार्ट होता जा रहा है टाइम टू टाइम। पहले जो सिंपल एंटीबायोटिक, लोअर एंटीबायोटिक जिसे हम कहते हैं, वो काम करती थी। आपको याद होगा जब 1950 के आसपास जब पेनिसिलिन डिस्कवर हुई, तब पेनिसिलिन काम करती थी। अब धीरे धीरे पेनिसिलिन का कोई यूज ही नहीं होता, बहुत ही रेयर डिजीजेज हैं जब हम पेनिसिलिन का यूज करते हैं। अब हायर टू हायर एंटीबायोटिक्स जो हम आईसीयू में आज की डेट में यूज कर रहे हैं, उसके अंदर देखा जा रहा है कि सब रेजिस्टेंस आ रहा है। आप यूरिन कल्चर करवा के देखिए, चाहे ब्लड कल्चर देखिए, सब ड्रग्स जो हैं हमारे रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। और AMR जो है आने वाले टाइम में एक सबसे बड़ा खतरा है, एक हमारे एक ग्लोबल थ्रेट है हमारी पूरी हेल्थ कम्युनिटी के लिए। एंड मैं कहूँगा लाखों लोग हर कंट्री के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ द AMR मोर्टेलिटी हो रही है, AMR की वजह से मोर्टेलिटी हो रही है। तो इट इज ए थ्रेट। इलाज है, बट बैक्टीरिया चेंज होने की वजह से वो इलाज पूरा नहीं हो पा रहा है। जी ठीक है। समीर भाटी साहब, एक सवाल मैं आपके पास लेके आने वाला हूं डायग्नोस्टिक के लेवल पे, लेकिन उससे पहले चूंकि यहाँ पर एंटीबायोटिक का जिक्र है और ये रिपोर्ट उसका भी जिक्र कर रही है, डॉक्टर ब्योत्रा, पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स आई कि हिंदुस्तान में एंटीबायोटिक का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, और अभी भी ये रिपोर्ट कहती है कि जैसा डॉक्टर साहब बोल भी रहे थे, क्योंकि अब बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाएं उस पर अब एक्ट ही नहीं कर रही, इसलिए आप उनका कुछ कर नहीं पा रहे। आप डॉक्टर कम्युनिटी पे भी, मैं माफी चाहूंगा इसे अदरवाइज ना लिया जाए, ये बात लगती है कि हमारे यहाँ बहुत इजीली एंटीबायोटिक लिख दी जाती है। क्या ये बात सही है और यही कारण बन रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो इसके खिलाफ रेजिस्टेंट हो रहे हैं और हम उन्हें बचा नहीं पा रहे? नहीं जाती। आप कभी ट्राई करिए, कभी भी किसी केमिस्ट के पास चले जाइए, आप बोलिए मेरे को खांसी जुकाम हो रहा है, केमिस्ट विदाउट आस्किंग एनीबॉडी अपने दवाई लिख के देगा। और डोज जो देते हैं इतनी कम सी डोज दे देंगे, हम इसको बोलते हैं मजाक से होम्योपैथी डोज, यानी कि आपको दिया दवाई जो एंटीबायोटिक कम से कम 5 to 7 डेज देनी होती है, और मरीज़ को देते हैं ये लो एक आज की ले लो, 2 दिन एक गोली खा लेना, सुबह शाम ठीक हो जाएगा, दूसरे दिन पेशेंट छोड़ के चला जाता है। ये हमारे
अनफॉर्चुनेटली पार अवेलेबिलिटी इतनी फ्रीली जे एक बेहद इंपॉर्टेंट कारण है कि जिसकी वजह से हमारे जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, और रेजिस्टेंस जो स्लोली आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग चीज़ हो, आप मॉस्किटो ले लीजिए, आप 1960s में ज़्यादा DDT लगाते थे और सारे मॉस्किटो मार जाते थे। उसके बाद आप बढ़ते गए, उसके बाद कुछ और शुरू हुआ, उसके आज आपको मॉस्किटो में कितना कुछ कर रहे हो, स्प्रेज करते हो DDT के ऊपर, तो मॉस्किटो खा के मोटे हो जा रहे हैं। तो जो चीज़ें वो भी अपने आप को सेपरेट इस तरह के रजिस्टर बना रहे थे। ये तो सिंगल सेल होता है, जो माइक्रोव, अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि माइक्रोव सिंगल सेल, ये तो जड़ से अपने आप को चेंज कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक। थोड़े दिन तो जो मरते हैं, उसके बाद आस्ता अपने आप को पूरी तरह चेंज कर लेते हैं, अपना सारा सिस्टम चेंज कर लेते हैं। वो दवाई जिसकी वजह से डेथ होती है इनकी, वो ये खा के उल्टा और मोटे हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। दैट इज़ व्हाट इज़ काजिंग। बहुत अभी आपने एक दो साल पहले सुपर बग की तरह आप सुनते थे, दे आर ऑल सुपर बग मीन दे आर रेजिस्टेंस टू एवरीथिंग। तो दिस इज़ के किसी को आज हम जब भी डायग्नोस करते हैं, इससे बहुत मेडिकल फैटर्निटी के लिए सबसे आजकल जो चैलेंजिंग इशू ये है कि आने वाले व्हाट हैपन अनदर ईयर 2 ईयर, जब सारी मेडिसिन ऑलमोस्ट वी आर ऑल द टाइम टर्म ऑफ एग्जॉस्शन तक पहुंच गए हैं कि फिर पिछले कई सालों से कोई नया ग्रुप ऑफ ड्रग नहीं, पुराने ही जो नहीं, ये तो डॉक्टर साहब आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। मतलब ये मैं कहूँ कि जो आपने लाइन बोल दी अभी कि हमारी मेडिसिन एग्जॉस्ट होने वाली है, नई मेडिसिन हमारे पास है नहीं, रेजिस्टेंस पैदा होता जा रहा है, ये तो वाकई बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। मैं इस पे आता हूँ समीर भाटी साहब, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल कि क्या अब ये जो हमें तो पहले तो देखना है, 5-8 लाख मौतें हम बचा पाए जो बैक्टीरिया से हो रही है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं क्या क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या डायग्नोस्टिक का इसमें कोई हेल्प है उस पॉइंट ऑफ व्यू से? आप तो एक लैब भी चलाते हैं, क्या पहले इसको डिटेक्ट करके मौतों को रोका जा सकता है? लोग टेस्ट कराते हैं, नहीं कराते, क्या स्थिति है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर्विलेंस का तो बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण रोल रहता ही रहता है। इसके लिए पर्टिकुलरली अलग से डिपार्टमेंट ही होता है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें हम इस तरह के कल्चर टेस्ट और पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट भी करते हैं हमेशा। बट जैसा अभी डॉक्टर जतीन ने भी बताया, स्पेसिफिकली हमारे पास जो संख्या ज्यादातर होती है हॉस्पिटल के एडमिटेड पेशेंट की, ICU पेशेंट की, इन पेशेंट्स की आती है। और ज्यादातर अब जैसे हम देख रहे हैं पिछले काफी सालों से ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, मतलब साल बाई साल 10% बढ़ता जा रहा है इंक्रीजिंग ट्रेंड में। और एज ग्रुप भी हम यंग पेशेंट्स की देखते हैं, काफी इस तरह के एडमिटेड पेशेंट है जिनकी रिपोर्ट की मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, कि उनके अंदर बहुत सारी दवा है एंटीबायोटिक्स जो उनके ऊपर काम नहीं कर रही है। तो ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है कि रूटीन रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर उस तरह से हमारे पास की राइट टाइम पे राइट टेस्ट कौन सा, क्योंकि जैसा अभी डॉक्टर बायोत्रा ने भी बताया है कि पेशेंट आमतौर पर उनको लगता है किसी भी तरह के लक्षण तो पहले खुद ही दवाई शुरू कर देते हैं, मतलब या तो अंडर यूज करेंगे या उसको ओवर यूज करेंगे, तो अल्टीमेटली वो मिस यूज हो जाता है। फिर दवाई खा के फिर उसके बाद वो टेस्ट के लिए आते हैं कई बार की टेस्ट कर लें, दवाई खा के टेस्ट कराने का फिर उसका कोई फायदा नहीं है, आपने एंटीबायोटिक ले ली। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा अवेयरनेस की कमी है, जिसकी वजह से वो डायग्नोस्टिक का भी ठीक तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो अवेलेबल है हमारे पास एडवांस काफी, वो नहीं कर पाते हैं। और रूटीन प्रैक्टिस में स्पेसिफिकली इस तरह के टेस्ट नहीं है कि कल्चर मतलब आपको UTI हुआ है छोटा सा, उसके लिए भी लोग आमतौर पे लगता है कि एंटीबायोटिक खा लिए, और जबकि ये टेस्ट आपके लिए बहुत उपयोगी है, जिससे आप बिल्कुल राइट टाइम पे राइट डायग्नोस करके और कौन सी आपके लिए एंटीबायोटिक सुटेबल रहेगी वो आप ले सकते हैं। पर ये अभी टेस्ट अंडर यूज है, बट एंटीबायोटिक्स ओवर यूज और मिस यूज है। जी, तो डॉक्टर जतिन, जो डॉक्टर ब्योत्रा ने अभी कंसर्न जताया, ये तो मतलब काफी ज्यादा चिंताजनक है कि आपकी मौजूदा दवाइयां असर करना धीरे धीरे बंद कर रही है, भले ही वो उनके मिसयूज के कारण हो रहा है, और आपके पास कोई नए सेट ऑफ ड्रग्स नहीं है। तो आने वाले समय में वाकई एक बड़ा कंसर्न है कि क्या ये बैक्टीरिया और ज्यादा जानलेवा बन जाएंगे? जो बैक्टीरिया है, सर ने बिल्कुल ठीक बताया कि बैक्टीरिया जो है वो ऑलरेडी जानलेवा बन चुके हैं, तभी इनका नाम अब सुपर बग कहा गया है। सुपर बग मीन्स कि जो ऑलरेडी पहले जो सिंपल एंटीबायोटिक्स से यूज करने से इन्फेक्शन ठीक हो जाता था, अब वो नहीं हो पा रहा है। नाउ हमारे को हायर एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ रहा है, और ऐसी हायर एंटीबायोटिक्स जिसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, चाहे वो शरीर पे हो, चाहे वो बैक्टीरियल चेंजिंग में हो, बट जो आउटकम होता है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता।
इसी कारण कहता है सुपर बग्स जो हैं धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं। और उसके कई और कारण भी हैं, जैसे कि आप सर ने बताया कि राइट डोज यूज ना करना, राइट ड्यूरेशन में यूज ना होना, हैंड हाइजीन यानी कि हाथ की सफाई बिल्कुल मेंटेन ना करना, एंड एंटीबायोटिक यूज जो होती है इट्स ए फाइन आर्ट, इट्स ए फाइन ट्यूनिंग। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चलो गला खराब हुआ और किसी ने भी एंटीबायोटिक यूज कर ली। तो इसी वजह से ही इसलिए कॉमन हो गया है कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जो डेवलपिंग कंट्री है, AMR इज ए वेरी हाई अलर्ट। मोस्ट ऑफ द बग्स आर नाउ गेटिंग रेजिस्टेंट। अब सब के सब जो 5 बग्स के नाम बताए आपने, ये सब रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, जो कि पहले सिंपल टू सिंपल एंटीबायोटिक से जिनका खात्मा किया जा सकता था। जी जी, तो डॉक्टर ब्योत्रा क्या करना होगा? क्या नए ड्रग्स खोजने होंगे, नए एंटीबायोटिक्स बनाने होंगे, या फिर एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है उसको लिमिटेड करना होगा? जैसे आपने कहा कि बड़ी इजीली अवेलेबल है, लोग मन से ही ले लेते हैं तो डोज पूरा नहीं करते, आधे रास्ते छोड़ देते हैं। इसके लिए बेहद इसका फंडामेंटली हमें एक चेंज लाना पड़ेगा पूरा सिस्टम में। लेट अस सी कि अवेलेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ड्रग्स, एंटीबायोटिक तो बिल्कुल कम्प्लीटली के कोई भी जहाँ से मर्जी लेके यूज़ करे। आज भी आप यूरोप में, अमेरिका में आई हैव डेफिनेटली सीन कि छोटी सी चीज़ भी, सबसे सिंपलेस्ट चीज़ भी आप जाए मार्केट में कोई नहीं ले सकता। एस्पिरिन की गोली भी आपको लेने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। एंड नंबर 2, जो हमें दवाइयों को, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि हमें जे एब्सोल्युटली ड्रग्स यूज व्हेन, एंटीबायोटिक्स यूज व्हेन इट इज़ एसेंशियल, और वही एंटीबायोटिक यूज़ करी जाए जिसकी ज़रूरत है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है हम बेस्ट, हमारी जो लैब सचमुच ही अंडर यूटिलाइज होती हैं। इवन हम आई हैव सीन कि अच्छी जगहों से भी लोग आए हैं, पेशेंट को फीवर चल रहा है, कई दिनों से भी चल रहा है, चलो एक के बाद एक एंटीबायोटिक, पहला काम नहीं किया दूसरी दे दी, फिर नहीं तीसरी। क्योंकि हमारा एक आई प्लेस इन ए हॉस्पिटल जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, जहाँ से पेशेंट आते हैं जो मस्ट बहुत सारी जगहों से, एक जगह हॉस्पिटल एंड अदर हॉस्पिटल एंड थर्ड हॉस्पिटल, व्हेन वी हैव टेकन ऑलमोस्ट सारे एंटीबायोटिक ले चुके हैं। तो ये वी फील एब्सोल्युटली एट टाइम फील डिस्कस्टेड कि आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मैं अभी डॉक्टर साहब से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें एक पॉलिसी, इट हैज़ टू बी ए डेफिनेट पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट, और जिस हैज़ बी इम्प्लीमेंटेड एब्सोल्युटली स्ट्रिक्टली। एंड कोई भी एंटीबायोटिक का, मैं तो अब एज ए रूल अब सभी हॉस्पिटल में इन्फेक्शियस डिजीज़ डिपार्टमेंट है, HICC हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है, मैंने बना रखी है। कोई डिपार्टमेंट 2 से ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करता है, उसके लिए परमिशन देनी पड़ती है उनको। वो आके कमेटी वाले देखते हैं, कंट्रोल कमेटी, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट अननेसेसरी बिकॉज आई हैव सीन पेशेंट विदाउट, आई कैन टेल विदाउट एनी थिंग कि 5 एंटीबायोटिक जिनको मिल रहे थे, और कुछ एंटीबायोटिक एक ही जो फैमिली से हैं उसके भी 2 मिल रहे हैं। तो ये आई थिंक वी हैव टू मेक समवेयर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, और अभी नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बोला, वी आर रियली फीलिंग, वी आर रियली इन स्टेज जब क्या होगा आने वाला, वी फील एट टाइम, सोचते हमारा दिल भी कांप उठता है कि करेंगे क्या आने वाले समय। जी नहीं, बड़ा कंसर्न, बड़ा सवाल। और ये तो ठीक है कि इन बैक्टीरिया से हम जूझ रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल जो हमारा सिस्टम है और जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है आने वाले वक्त के लिए, डॉक्टर साहब कह रहे दिल कांप जाता है, तो वाकई बड़ा कंसर्न। एक छोटा ब्रेक मुझे यहाँ लेना होगा और इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। एक तो कि कैसे दवाइयों को डील किया जाए, और दूसरा ये जो बैक्टीरिया है ये अलग अलग उम्र के लोगों को भी प्रभावित कर रहे हैं, और सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया में इनका जाल फैला हुआ है। तो क्या ये और बढ़ता जाएगा? क्या वर्ल्ड वाइड कोई एक स्टेप इनके लिए उठाया जाएगा, कोई एक्शन होगा? क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है? छोटे से ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं 5 किलर बैक्टीरिया की। ऐसे 5 बैक्टीरिया जिन्होंने भारत में साल 2019 का ये आंकड़ा, एक लैंसेट की रिपोर्ट है, 7 लाख के करीब जाने ले ली, और हर साल लगभग इनकी यही स्थिति है। यानी कोरोना एक बड़ा किलर है, लेकिन ये बैक्टीरिया चुपचाप कई लाख जाने हर साल ले रहे हैं। और उससे भी बड़ा कंसर्न ये है कि आसानी से किसी एंटीबायोटिक दवाई से इन्हें ठीक किया जा सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे एंटीबायोटिक के ज़्यादा प्रयोग के चलते उनका असर कम हो रहा है और
मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, बैक्टीरिया कंट्रोल नहीं हो रहा है और आने वाले समय में हमारे डॉक्टर कंसर्न कर रहे हैं कि ये स्थिति और बिगड़ेगी। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। भाटी साहब, तो जब इतने बड़े कंसर्न हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से, क्या हमारा जो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट है वहां पर ये एक अलार्म बेल बज रहा है कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए, कोई पॉलिसी आनी चाहिए? देखिए, मैं अगर आपको बात बताऊं तो ऑलरेडी इसके लिए पॉलिसीज बनी हुई है। अभी इनफैक्ट पहले से जो चल रही है आपकी AMR सर्विलेंस नेटवर्क, उसको अभी और ज्यादा उन्होंने रोबस्ट किया, स्ट्रॉन्ग किया। 36 साइट के ऊपर जो मेडिकल कॉलेजेस है 36 जगह में, वहां पर लैब स्टैब्लिश की है। बट इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि उसका एक इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि वो जितना ज्यादा अवेयरनेस होगा उसका अभी अंडर यूटिलाइजेशन है। नेशनल कंटेनमेंट प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है AMR के ऊपर। इसके अलावा सर्विलेंस नेटवर्क एक काफी बड़ा है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी शामिल किए हैं और बाकी और स्टेक होल्डर्स भी उसके अंदर शामिल है। अभी जस्ट रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव शुरू किए हैं जिसमें स्पेसिफिकली अवेयरनेस के ऊपर, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं बट अवेयरनेस पर, जिसमें मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक। और अभी उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें 20 टर्शरी हॉस्पिटल लेकर उनमें अक्रॉस द इंडिया, उसमें कंट्रोल एंड मिस यूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, इसके ऊपर भी अभी स्पेसिफिकली वार्ड एंड ICU के अंदर, तो इसके ऊपर भी एक और अभी स्टडी चल रही है। पॉलिसीज काफी ज्यादा है पर उसका ग्राउंड लेवल अभी इम्प्लीमेंटेशन और अवेयरनेस मुझे लगता है थोड़ा उसके अंदर उसमें कमी है। और ICMR ने इनफैक्ट अभी कोलैबोरेट भी किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इसमें भी, क्योंकि जो आपका पोल्ट्री वाले जो फार्म चलते हैं उनके अंदर कोलिस्टिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक एंटीबायोटिक है जिसको कि ग्रोथ प्रमोटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उस पे भी अभी बैन किया गया है। तो इस तरह की काफी चीजें हैं जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टेप ले रही है, पर फिर भी मुझे लगता है कि इसके ऊपर अभी इसको प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा और ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। चलिए, और ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। तो डॉक्टर आहूजा, क्या करना होगा? क्या एक साथ कई चीजों पे काम करना होगा? आपको अवेयरनेस भी चाहिए, आपको कोई पॉलिसी एक्शन भी चाहिए, आपको मेडिसिन साइड पे थोड़े नए ड्रग्स भी चाहिए। कैसे इसको टैकल किया जाए? जैसा कि डॉक्टर ब्योत्रा ने एंड डॉक्टर भाटी ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हैज टू बी देयर है। एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से जब तक हेल्थ पॉलिसी नहीं बनेगी, स्ट्रांग पॉलिसी नहीं बनेगी कि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स ना मिले, एंड जो मिले तो वो लोअर एंटीबायोटिक मिले, ठीक है, तो हायर एंटीबायोटिक्स ऑलवेज विद द प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से जाने चाहिए। सर डॉक्टर भाटी ने बताया सर्विलेंस का एक अहम रोल होता है, तो सर्विलेंस टाइम टू टाइम होनी चाहिए, उसकी नोटिफिकेशन होनी चाहिए, और हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं कैसे कैसे अपने आप को रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं और कैसे कैसे चेंज होते जा रहे हैं, उसकी नोटिफिकेशन एक वेबसाइट पे आनी चाहिए ताकि हम अलर्ट रहें कि अब जो बैक्टीरिया पहले एक सिंपल एंटीबायोटिक से कंट्रोल में आता था अब वो नहीं आ पा रहा है। इसे हम एंटीबायोग्राम भी कहते हैं, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है। तीसरा प्रिपेयर्डनेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, प्रिपेयर्डनेस इन टर्म्स ऑफ के आपका जो AMR हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, वो रीजन तो मालूम है कि मल्टीपल रीजन है, जैसे सर ने बताया कि लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री फार्म्स एंड एनिमल हस्बेंड्री, इस सब के अंदर हमारे एंटीबायोटिक्स बहुत ही यूज नहीं, मैं कहूँगा अब्यूज हो रहे हैं, सो उसका कंट्रोल भी होना चाहिए। तभी हम प्रिपेयर्डनेस मीन्स इन टोटो, whether it's a animal husbandry or it's in a hospital side or it's in the over the counter use, तो अगर इन टोटो हम कंट्रोल कर पाएंगे तो ही हम इस AMR को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एंड लास्ट इज बिहेवियरल चेंज। हाउ बिहेवियरल चेंज हम कर सकते हैं, जैसे कि अब हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो हमारे हैंड बहुत हाइजीन मेंटेन रहनी चाहिए, हमें फ्रीक्वेंटली हैंड को वॉश करना है, या फिर आपका अल्कोहल सैनिटाइजेशन कहते हैं हम, फ्रीक्वेंटली हैंड को साफ करना, ताकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे बग का ट्रांसफर ना हो पाए और एक जो आपका हॉस्पिटल स्टे होता है वो कम से कम हो सके पेशेंट का। जितना लंबा स्टे होता है उतना चांसेस ऑफ द AMR और हायर एंटीबायोटिक के बढ़ जाते हैं। जी, तो डॉक्टर ब्योत्रा क्विकली, क्योंकि अब मेरे पास समय समाप्त हो गया, आपसे क्विक टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं कि भारत में, वर्ल्ड वाइड भी मौतों का आंकड़ा बहुत बड़ा है, और जो थोड़े अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर इसका थोड़ा सा मामला ज्यादा गंभीर है। क्या कोई एक कलेक्टिव पॉलिसी अराउंड द वर्ल्ड आ सकती है? उस पर कोई काम हो रहा हो अगर आपकी जानकारी में हो? सर ऑलरेडी WHO इसको, सॉरी सर प्लीज। जी डॉक्टर ब्योत्रा। WHO, हाँ जी, WHO इसमें सचमुच ही इन्वॉल्व है। हमारा कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द सिग्नेटरी टू दैट WHO, जिसमें क्योंकि ये होल मेडिकल फ्रेटर्निटी इसको बहुत सीरियसली ले रही है कि इसको बेहद ज़रूरी है। पॉलिसी शुड बी गो अराउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया, क्योंकि आज तो दुनिया बहुत नज़दीक है
आज यूएसए से इंडिया में आना 12 घंटे में आ सकते हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट 6 to 8 आवर में आप बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। तो ये सारा इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी से, एक सुपर बग के लिए क्यों इतना परेशानी हो रही थी, ये बग्स वर गोइंग ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ये सारा ही प्रॉब्लम्स हैं। जब भी मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल, इनके डॉक्टर साहब ने भी एक बात कही, एनिमल हस्बेंड्री के बीच में एंटीबायोटिक बहुत यूज होती हैं, और हम लोग वो जो खाते हैं, चिकन हो गया, जब मटन मीट जो भी खाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा एंटीबायोटिक हम सबके डोज मिलती है, और डोज भी सब क्लिनिकल फॉर्म में। बैक्टीरिया तो मर नहीं सकते, लेकिन उनके एंटीबॉडीज उनके बनना शुरू, बेटी जो बैक्टीरिया है रेजिस्टेंट डेवलप शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही जरूरी है। इस पॉइंट के लिए मैं आई थिंक आई फुल्ली अप्रिशिएट एंड एग्री, और इट हैज टू बी कलेक्टिव, होल वर्ल्ड ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत नजदीक है, बहुत छोटी होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो बातचीत रही और आप लोगों के जो सुझाव रहे, आप लोगों ने जो बातें बताई, उससे क्योंकि अवेयरनेस भी इसका बहुत बड़ा पार्ट है, खासतौर पे लोगों के लिए कि ओवर द काउंटर मन से खरीदकर एंटीबायोटिक्स ना लिए जाएं, उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है। और ये 5 बैक्टीरिया इस तरह से हर साल लाखों जान लेने की जो इनकी एक कवायद है, वो आगे चलते हम उसे कैसे कंट्रोल करेंगे। और एक दिन अलग से मेरी गुजारिश होगी, एंटीबायोटिक पे भी हम बात करेंगे, एक शो करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारत में उसकी उपलब्धता है और उसका प्रचार प्रसार है, ये शायद हमें और मुश्किलों में डालता है। लेकिन हाँ, अगर इसे रोकना है तो एक कलेक्टिव एफर्ट, चाहे सरकार हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे आपकी मेडिकल फ्रेटर्निटी हो, सबकी तरफ से आना होगा। लैंसेट की रिपोर्ट काफी आंख खोलने वाली। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।